नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। दिसंबर 2022 वाला हमारा मैटर चल रहा था, जिसमें हमने शुरू में पढ़ा फर्स्ट चैप्टर जो हमारी मैगजीन का होता है, यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान। उसके बाद हम शुरू कर चुके हैं सेकंड चैप्टर, यानी कि रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल और घटनाएं। उसमें एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज उसी की आगे कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, ये पूरा एक संस्थान का नाम है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान तथा भारत सरकार के अंकेक्षण व लेखा विभाग, यानी कि भारत सरकार का जो ऑडिट एवं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, उसके साथ एक समझौता हुआ है, MOU हस्ताक्षरित किया गया। क्या लिखा है? भारत सरकार के अंकेक्षण व लेखा विभाग के मध्य सिविल सेवा व राजकीय अधिकारियों की क्षमता निर्माण को बढ़ाने हेतु एक MOU हस्ताक्षरित किया गया। इसकी अवधि कितने वर्ष होगी? जानकारियां दी बहुत सारी गई हैं, पूछी बहुत छोटी सी जानकारी गई है। क्या पूछा गया है कि कितने वर्ष के लिए समझौता किया गया है? समझौता किसके और किसके बीच में हुआ है? राजस्थान सरकार का जो लोक प्रशासन संस्थान है, कौन सा? हरिश्चंद्र माथुर। और दूसरी पार्टी कौन है समझौते वाली? वो है भारत सरकार का अकाउंटिंग और ऑडिट डिपार्टमेंट। इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य है राजस्थान के जो सिविल सर्वेंट हैं या अन्य जो सरकारी अधिकारी हैं, उनकी क्षमता निर्माण करना। और इसका उत्तर है 5 वर्ष। दोनों के बीच में एक समझौता किया गया है कि अधिकारियों या जो सरकारी और कर्मचारी हैं, चाहे वो सिविल सर्वेंट हैं या दूसरे कोई सरकारी कर्मचारी हैं राजस्थान के, उनकी क्षमता निर्माण कैसा किया जाए या क्षमता में वृद्धि कैसे की जाए, इसके लिए समझौता किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RKSMB कार्यक्रम, इसकी फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। जैसा ये लिखा हुआ है ऐसी हिंदी में इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि R फॉर राजस्थान। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया RKSMB। इस कार्यक्रम के तहत लॉन्च किए गए एक मोबाइल ऐप द्वारा 5 दिनों में 1.35 करोड़ OCR शीट, या जिसको आप OMR शीट कहते हैं, वो का डिजिटल मूल्यांकन करके एक विश्व कीर्तिमान बनाया गया। अब पूछा गया है कि ये ऐप किस दिन लॉन्च की गई। क्वेश्चन समझ में आया? राजस्थान सरकार द्वारा एक कार्यक्रम संचालित है जिसका नाम है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। इसको शॉर्ट में कहा जाता है RKSMB। इसी नाम से ऐप भी लॉन्च की गई है और उस ऐप ने 5 दिन में 1.35 करोड़ OMR शीट या OCR शीट चेक करके एक विश्व कीर्तिमान बनाया। आपसे पूछा गया है ऐप किस दिन लॉन्च की गई। OCR का मतलब क्या होता है? OCR या OMR या OCR, इसका मतलब होता है, O का मतलब होता है ऑप्टिकल, C का मतलब होता है करेक्टर, यानी कि जो शब्द लिखे हुए हैं, और R का मतलब होता है रिकॉग्निशन, या कई बार इसको रीडर भी बोलते हैं। और यहाँ M का मतलब क्या है? मार्क, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, क्योंकि आपकी जो OMR शीट होती है वो उसका जो कंसेप्ट या टेक्नोलॉजी है वो इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल करेक्टर रीडर टेक्नोलॉजी के आधार पर। अब ये कहा गया कि ये जो विश्व कीर्तिमान बनाया गया इस ऐप के द्वारा, ये लॉन्च कब की गई? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझते हैं कि हमको इसका आंसर नहीं पता। बिल्कुल ऐसे मान लेते हैं कि एग्जाम हॉल में आप गए, आपने देखा और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या फिर भी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। इसकी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको ये पता है कि इसकी फुल फॉर्म है शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम है, इतना आपको पता चल गया, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम है और OMR शीट चेक करने का कोई रिकॉर्ड बनाया गया। फिर आप ये सारी डेट देखिए, एक है 19 नवंबर, एक है 5 सितंबर, एक है 20 अगस्त और एक है 2 अक्टूबर। सारी जानी पहचानी डेट है। 19 नवंबर इंदिरा गांधी की जयंती, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 20 अगस्त राजीव गांधी की जयंती और 2 अक्टूबर गांधी जयंती और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जयंती। अब आप इन दोनों में से अगर एक कैलकुलेशन के साथ एक रिस्क लें और बताएं इसका आंसर क्या होगा,
तो आप थोड़ा सा भी अगर सोचेंगे कि शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है तो बहुत ज़्यादा संभावना है शिक्षक दिवस को ये लॉन्च किया गया होगा। तो वही इसका उत्तर है क्या, 5 सितंबर 2022। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपको हर चीज़ याद रख के जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम हॉल में आपका थोड़ा सा दिमाग कूल है, शांत है, तो आप कई क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये उसी तरह की एक कैलकुलेशन है। एक होता है बिल्कुल आंख बंद करके तुक्का लगाना, एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क। तो ये कैलकुलेटेड रिस्क इसी टाइप की होती है जिसमें आपको पता कुछ नहीं है, फिर भी क्वेश्चन सही करने की संभावना 70-80% आपकी होती है। एक कहा जाता है जैसे टीचर के बारे में कि एक अच्छा टीचर वो नहीं होता जो आपको पढ़ाए या क्या क्या पढ़ना है वो बताए। अच्छा टीचर उसे कहा जाता है कि पढ़ना कैसे है वो भी आपको समझाए, ताकि कभी आपके सामने बिल्कुल कुछ नया चैलेंज आए तो आपके पास वो मेथड हो कि कौन सी चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस। इसी दिन एक और योजना इसी के आसपास थी, जो कौन सी थी, शिक्षक एवं प्रहरी आवासीय योजना। तब भी मैंने बताया था कि शिक्षक दिवस के आसपास है, इसका मतलब शिक्षकों से संबंधित जो दिन है उसी दिन वो योजना लॉन्च की गई। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार अनावश्यक रूप से किसी भी तिथि को कुछ नहीं करती है। हर तिथि के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा सा एग्जामिनर का जो माइंड है उस तरह से सोचने की। तो जैसे ही आप वो सोचने लगेंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर बिना याद किए मिल जाएंगे। इसका उत्तर क्या हुआ, 5 सितंबर 2022। इसमें एक और शब्द आया है कीर्तिमान। ये मैं थोड़ी सी टॉपिक से हट के बात कर रहा हूँ। कीर्तिमान शब्द क्या ये शुद्ध लिखा हुआ है या कीर्तिमान ऐसे लिखेंगे, हलंत आएगा यानी कि नाम में, क्या ये दोनों शुद्ध है? दोनों शुद्ध हैं तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों के क्या अर्थ अलग है, या दोनों एक ही बात है? क्या ये सही है और ये गलत है? ये आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। तो आप इतने दिन में ये बात तो जान ही गए होंगे कि हिंदी का हमें कोई भी ऐसा शब्द मिलता है तो हम ज़रूर उसकी चर्चा करते हैं। जैसे पिछली क्लास में मैंने कहा था मृगनयनी एक शब्द आया था एक योजना में, तो मैंने आपसे पूछा, आप इसका भी मुझे बताएं क्या सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है? कौन सी नीति? राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति। बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का संचालन कौन से विभाग द्वारा? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अभी कुछ दिन पहले सुजस वाली क्लास में हमने ये पढ़ा था और तब मैंने वहाँ लिखा था कि ये 3 जनवरी 2022 को लॉन्च की गई। मैंने वहाँ गलती से 22 लिख दिया, ये 22 नहीं, ये 3 जनवरी 2023 को ये नीति लॉन्च की गई। नीति का नाम यही सही है कि राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022, यहाँ 2022 सही है और इस दिन ये लागू की गई है। लागू कब से की गई है? 3 जनवरी 2023 से। कौन से विभाग द्वारा संचालित है ये नीति? ये है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसी विभाग के जो मंत्री हैं, क्या नाम है उनका? श्री टीकाराम जूली। इन्हीं के द्वारा शासन सचिवालय राजस्थान का जो जयपुर में है, वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई इसी दिन 3 जनवरी को कि ये योजना अब लागू कर दी गई है। योजना क्या है? जो राजस्थान के बेघर लोग हैं उनका एक तरह से मतलब उनको घर देने के साथ साथ यानी कि आवास देने के साथ साथ शिक्षा, कौशल और एक इज्जतमयी ज़िंदगी यानी कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनको ऐसा घर या आवास दिया जाए जहाँ वो इज्जत के साथ रह सकें, यानी कि थोड़ी उसमें प्राइवेसी भी हो, टॉयलेट्स वगैरह ढंग से बने हुए हों, सुरक्षा के उपाय भी हों यानी कि अग्नि सुरक्षा जैसी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें दी जाएंगी इस योजना के तहत जो कि 3 जनवरी 2023 से लागू हो चुकी है। एक खास बात, केवल एक सिंपल सा मैं फैक्ट बता देता हूँ। इसमें यह है कि मिनिमम 50 वर्ग फीट इतनी जगह होनी चाहिए जिसमें उसका आवास बनाया जाएगा। 50 वर्ग फीट की जगह में छत, मतलब 50 वर्ग फीट की जगह में आवास बनाया जाएगा, इतनी न्यूनतम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में मचकुंड तीर्थ के जीर्णोद्धार हेतु लगभग 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। मचकुंड तीर्थ कहाँ अवस्थित है? अब ये एक तरह से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट का हो गया। पूछा गया मचकुंड तीर्थ कहाँ अवस्थित है, या कह सकते हैं ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन हो गया क्योंकि पूछा गया है कि किसकी स्थिति कहाँ है। लेकिन करंट अफेयर्स में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी अभी राज्य सरकार द्वारा इसके लिए
10.4 ये एक्चुअल फिगर है। 10.4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, इसलिए मैंने लगभग लिखा है, लगभग 10 करोड़। अब पूछा गया मचकुंड तीर्थ कहाँ है। मचकुंड तीर्थ आप जानते ही होंगे कहाँ है, धौलपुर। इसी को क्या कहा जाता है, तीर्थों का भांजा। और तीर्थों का मामा कौन है, पुष्कर, अजमेर। अच्छा, एक और खास बात, ये जो बजट दिया गया है ये कौन से कोष से या कौन से फंड से, तो ये है पर्यटन विकास कोष। पर्यटन विकास कोष से ये फंड जारी किया गया। ये पर्यटन विकास कोष जो खुद, ये कब बनाया गया, तो बजट 2021-22 में, बजट 2021-22 में इस कोष का गठन किया गया। और जब इसका गठन किया गया था तब इसके लिए रखी गई राशि 500 करोड़ रुपए। और अब यानी कि अगले बजट में, कौन से में, बजट 2022-23 में इसके लिए जो बजट राशि है अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, पर्यटन विकास कोष जो कि 1000 करोड़ रुपए का अब है, उसी में से लगभग 10 करोड़ रुपए जारी किए गए मचकुंड तीर्थ जो धौलपुर में है, जिसको तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है, इसके जीर्णोद्धार के लिए। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में शुरू की जाने वाली बाल वाटिकाओं में किस स्तर की कक्षाएं लगाई जाएंगी। बाल वाटिकाएं क्या है, ये भी पता होना चाहिए आपको। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की शुरुआत की थी, सरकार ने बजट में घोषणा की थी कि बहुत सारे जो राजकीय विद्यालय हैं, कस्बों की खास आबादी 5000 या उससे ज़्यादा है, वहाँ के जो विद्यालय हैं उनको अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कन्वर्ट किया जाएगा। ये तो हुआ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। अब ये घोषणा की गई थी कि उनमें बाल वाटिकाएं कितनी, 925 बाल वाटिकाओं की स्थापना की जाएगी। और राजस्थान के जो सभी जिले हैं उन सब में ये लागू होगा, सभी जिलों में। अब हमसे पूछा गया है इस बाल वाटिका में कौन से स्तर के बच्चों की, कौन सी क्लास की पढ़ाई होगी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या पूर्व प्राथमिक। इसका उत्तर है पूर्व प्राथमिक, यानी कि प्री प्राइमरी। एक तरह से आप प्ले स्कूल जैसा समझ सकते हैं। तो बाल वाटिकाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं कि इसमें 3 वर्ष या उससे अधिक के बच्चे, इस निशान का आप मतलब समझ रहे होंगे कि इक्वल या ग्रेटर देन, यानी कि 3 साल या उससे अधिक आयु के जो बच्चे होंगे वही इन विद्यालयों में यानी कि बाल वाटिकाओं में अध्ययन कर सकते हैं। अब 3 वर्ष या अधिक का मतलब जब वो पहली बार बच्चा इसमें आएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर वाला, उसका जो प्रथम वर्ष है तब वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। इसमें 5 दिन की इनका क्लासेज होंगी, यानी कि 5 डे वीक सिस्टम होगा। और इसमें भी प्रतिदिन 4 घंटे क्लासेज, 4 घंटे प्रतिदिन क्लास का टाइम होगा। ये बाल वाटिका है जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा उनको दी जाएगी, यानी कि बच्चों को एक तरह से बस स्कूल से जोड़ने के लिए कार्यक्रम दिया जा रहा है। और यहाँ सारी वो सुविधाएं दी जाएंगी जो आजकल एक ट्रेंड चला है कि जो बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं वहाँ एक प्ले ग्रुप स्कूल या प्री प्राइमरी स्कूल शुरू किया जा रहा है। तो राजस्थान सरकार का भी वैसा ही प्रयास है कि सरकारी स्तर पर भी इस तरह की चीज़ें शुरू की जाए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट रह गया कि इसकी क्लासेज कब से शुरू होने वाली हैं, तो ये 6 जनवरी 2023, यानी कि निकल चुकी है जो 6 जनवरी 2023, तब से कक्षाएं शुरू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रदेश का पहला स्वचालित रोप वे कहाँ बनाया गया है। अब इसमें आपको एक खास शब्द है वही ध्यान रखना है, ये एक खास वर्ड है इसमें, स्वचालित। अगर केवल ऐसा कहा जाए प्रदेश का पहला रोप वे कहाँ है, तब इसका उत्तर कुछ और होगा, लेकिन अगर उसमें स्वचालित जोड़ दिया तब इसका उत्तर और होगा। अब इसका उत्तर क्या है, अब इसका उत्तर है जयपुर। ध्यान से पढ़ना, हो सकता है फिर कमेंट्स में आप कहेंगे कि हमने कुछ और पढ़ा है। तो आपने जो पढ़ा है उसमें आपने स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक शब्द नहीं पढ़ा होगा। तो प्रदेश का पहला स्वचालित रोप वे कहाँ है, ये जयपुर में। अच्छा, प्रदेश का पहला रोप वे वो कहाँ है, जालौर के सुंधा माता मंदिर। ये प्रदेश का पहला हो गया, सुंधा माता मंदिर जालौर। और इस रोपवे की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 800 मीटर। इस तरह से ये सबसे बड़ा या सबसे लंबा रोपवे भी है राजस्थान का। कब शुरू हुआ था ये, 2006 में। उदयपुर में
दूसरा रोपवे कहाँ है? उदयपुर में। यहाँ भी माता का ही मंदिर है, कौन सा? मनसापूर्णा करणी माता। ये करणी माता देशनोक वाला नहीं है, मनसापूर्णा करणी माता उदयपुर में। यहाँ प्रदेश का दूसरा हो गया रोपवे। तीसरा पुष्कर, ये भी माता मंदिर है, कौन सा? सावित्री माता। और चौथा, प्रदेश का चौथा ये है जयपुर में। और जयपुर में कहाँ? तो सामोद हनुमान जी का जो मंदिर है, सामोद हनुमान मंदिर कहाँ है? ये सामोद यानी कि चौमू। और ये कहाँ? जयपुर में, जिला जयपुर। इस तरह से अब जो बना है ये स्वचालित तो पहला है, यानी ऑटोमेटिक है, यहाँ कोई मैनुअल काम नहीं है। प्रदेश का पहला स्वचालित ये है, लेकिन ये जयपुर का दूसरा रोपवे है, प्रदेश का 5वां रोपवे है। इसके लिए खास बात याद रखें, ये हो गया प्रदेश का ओवरऑल, प्रदेश का 5वां रोपवे, और साथ ही जयपुर का दूसरा रोपवे, जबकि जयपुर का यानी कि प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे। अब मुझे उम्मीद है आप में से ज़्यादातर लोग समझ ही गए होंगे रोपवे का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। रोप का मतलब रस्सी, एक तरह से समझे आप। अच्छा, बहुत सारे लोग अगर एक शब्द से समझ सकते हैं, तो जैसा आपने सुना होगा उड़न खटोला एक शब्द होता है, तो ये रोपवे का मतलब आप उसको ही समझें कि यानी कि एक सिरे पर यहाँ रस्सी बंधी हुई है और दूसरे सिरे पर यहाँ रस्सी ऐसे बंधी हुई है, और इसमें एक इस तरह की एक टोकरी जैसा, या जैसा कि झूले पे हम झूलते हैं, जो गोल वाला वो राउंड चक्कर वाला झूला होता है, उस तरह की एक बास्केट जैसी बड़ी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, यही रोपवे है। यानी कि रस्सी का रास्ता, रोप यानी कि रस्सी, वे यानी कि रास्ता। तो रस्सी के माध्यम से जो ऊंची पहाड़ी है, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक, कई बार जिसको उड़न खटोला भी बोलते हैं आम बोलचाल में, उसी को रोपवे अंग्रेजी में बोला जाता है। तो अब प्रदेश का पहला स्वचालित जयपुर में, प्रदेश का पहला ओवरऑल जालौर में, और जयपुर का पहला सामोद हनुमान जी चौमू में, और जयपुर का दूसरा अब बना है। अच्छा, अब ये कौन सी जगह बना है, कौन सा मंदिर पे? तो ये है अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर एक तरफ, तो यानी कि रोपवे के 2 सिरे हैं, एक सिरे पर है अन्नपूर्णा माता मंदिर और दूसरे सिरे पर है खोले के हनुमान जी। ये इन 2 जगह पे बना है, यानी कि इस रोपवे के जो 2 सिरे हैं वो कौन कौन से होंगे? एक तो अन्नपूर्णा माता और दूसरा खोले के हनुमान जी, 2 पहाड़ियों के बीच में जो रस्सी है। अगर यहाँ की बात करूँ तो एक तरफ तो हो गया अन्नपूर्णा माता, ए लिख दिया मैंने, दूसरी तरफ खोले के हनुमान जी मंदिर, हनुमान जी के लिए मैंने एच लिख दिया। तो इस तरह से ये रोपवे यहाँ है जयपुर में। अच्छा, अन्नपूर्णा शब्द का मतलब क्या होता है, आप में से कितने लोग जानते हैं? अन्नपूर्णा का अगर आप मतलब जानते हैं तो इसके पर्यायवाची भी आराम से बता सकते हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा में ऐसे पर्यायवाची पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें ये चीज़ें भी। साथ के साथ बताएं आप मुझे कमेंट्स में अन्नपूर्णा शब्द का मतलब क्या होता है, और ये किसके लिए, यानी कौन सी देवी है या किसके लिए इसको पर्यायवाची भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयम शक्ति उड़ान योजना के तहत राजीविका द्वारा राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? पहली बात तो योजना क्या है, ये तो हमने खूब पढ़ी है। आयम शक्ति उड़ान योजना, यानी कि आई फॉर इंदिरा, एम फॉर महिला, शक्ति का मतलब शक्ति, तो इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। इसमें राजीविका द्वारा, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद जो है, इसके द्वारा राजस्थान में पहली सैनिटरी पैड यूनिट बनाई गई है, यानी कि जहां सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन किया जाएगा, जो राजीविका द्वारा स्थापित है। अब पूछा गया है कहाँ है ये, तो ये है वीरवाड़ा सिरोही में। आयम शक्ति उड़ान योजना, या सामान्य भाषा में जिसे उड़ान योजना कहते हैं, इसके बारे में कुछ खास चीज़ें मैं बता देता हूँ। कब से ये प्रारंभ हुई है, डेट में लेके कई बार आपको अलग अलग डेट मिलेंगी। जो आर्थिक समीक्षा में डेट है मैं वो लिख रहा हूँ, 19 दिसंबर 2021 से योजना प्रारंभ हुई। योजना का उद्देश्य क्या है? शुरू में ये कुछ बालिकाओं या कुछ छात्राओं के लिए ही निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन दी जाती थी, लेकिन फिर बजट 2021-22 में राज्य की सभी महिलाओं के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। 1 महीने में 12 सैनिटरी नैपकिन इसमें दी जाती है।
12 सैनिटरी नैपकिन दी जाती है। जब योजना शुरू की गई, यानी कि जब योजना का प्रथम चरण था, तो फर्स्ट फेज में इसका बजट कितना रखा गया था? तब रखा गया था 200 करोड़ रुपए। और अब कुछ दिन पहले ही हमने सुजस वाली क्लास में, यानी कि DIPR की जो मैगजीन है उसमें हमने पढ़ा कि अब इसका जो दूसरा चरण शुरू होने वाला है, द्वितीय चरण के लिए बजट कितना है? अब बजट रखा गया है 600 करोड़ रुपए। तो आप जो पुराने आंकड़े पढ़ेंगे सब में आपको ये मिलेगा कि योजना का बजट कितना है? 200 करोड़ रुपए। वो दरअसल जब लॉन्च की गई थी पहले चरण में तब की बात है। अब इसको दूसरे चरण के लिए कितना रखा गया है? 600 करोड़ रुपए। बढ़े आगे। ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट कौन सा है? कलेक्ट्रेट यानी कलेक्टर ऑफिस। ई फाइलिंग यानी कि फिजिकल ना हो फाइलिंग, यानी कि उनकी भौतिक रूप में ना हो, कागज वाली ना हो, ई फॉर्मेट में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो। तो कौन सा जिला बना है? तो ये है जयपुर। जयपुर में भी जो राजस्थान सरकार का सूचना एवं तकनीक जो विभाग है, उसी विभाग के तहत एक सॉफ्टवेयर काम करता है जिसका नाम है राजकाज। ये राजकाज सॉफ्टवेयर है। राजस्थान सरकार का सूचना एवं तकनीक या सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग जो है, उसके राजकाज सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए जो जयपुर का कलेक्ट्रेट ऑफिस है, पहला ई फाइलिंग व्यवस्था लागू करने वाला जिला बना या कलेक्ट्रेट ऑफिस बना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक देवता अमराजी भगत के पैनोरमा निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। यह पैनोरमा निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? एक तो आपको नाम याद रखना है, अमराजी भगत का पैनोरमा बनाया जा रहा है। बजट याद रखना है कितना? 4 करोड़ रुपए। और तीसरा स्थान याद रखना है, तो स्थान कौन सा है इसका? दौलतपुरा, चित्तौड़गढ़। अगर आप दौलतपुरा भी भूल जाएं कई बार, तो चित्तौड़गढ़ जिला तो जरूर आपको याद रखना ही है, चित्तौड़गढ़ के दौलतपुरा में। ये जो बाकी हैं, यहाँ भी अलग अलग तरह के पैनोरमा ही बनाए गए हैं, जैसा कि पुष्कर में है श्री सेन महाराज, खंडेला सीकर में करेमती बाई, बेंगू में भी बनाया शहीद कृपाजी, शायद उनका नाम है, वो मेरे को एग्जैक्टली जो नाम याद आएगा तब मैं बताऊंगा। ये सारे जो है शहीदों के ही ये जो सारे हैं ये महापुरुषों के ही पैनोरमा बनाए गए हैं। 3 तो आपको क्लियर हैं, ये मेरे को जैसे नाम याद आएगा पूरा मैं आपको बताता हूँ। और फिर लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किन 2 जिलों में 500 से 700 मीटर की गहराई पर सिल्वाइटन और पॉलीहाइलाइट या पॉलीहेलाइट पोटाश के विपुल भंडार होने के संकेत मिले हैं? इसमें खास बात क्या है, ये हाइट या ये गहराई खास बात है, क्योंकि पोटाश के भंडार इतनी गहराई पर नहीं मिलते हैं, इससे ज़्यादा ही गहराई पर मिलते हैं। अब इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये है कि इसमें बहुत कम खर्च में इनका खनन किया जा सकता है। तो ये कहाँ कहाँ से मिले हैं? इसका उत्तर है बीकानेर और हनुमानगढ़। बीकानेर का कौन सा स्थान? बीकानेर का कौन सा? तो बीकानेर का लखासर। और हनुमानगढ़ का कौन सा? तो हनुमानगढ़ का सतीपुरा। इन 2 स्थानों से इनके यानी कि पोटाश के विपुल भंडार मिले हैं। पुराना जो क्वेश्चन था, जो मैं एक नाम भूल रहा था, उनका नाम क्या है? यहाँ किसका पैनोरमा बना? शहीद रूपा जी, कृपा जी। ठीक है, तो यहाँ आज की क्लास के क्वेश्चन समाप्त हुए। अब जैसा कि हमारा एक पैटर्न है पुरानी क्लास रिवाइज करने का, देखते हैं पुरानी क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा मानेसर में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर IED यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस की टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो राजस्थान पुलिस की टीम ने 30वां स्थान प्राप्त किया। 16 सदस्यों की टीम थी जिसके नेतृत्व करता थे DSP नरेंद्र सिंह, जो कि मुख्यमंत्री सुरक्षा प्रकोष्ठ में DSP हैं। अगला क्वेश्चन था डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ये योजना क्या है? राजस्थान के या पूरे देश के वो गांव जो कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित हुए हैं, ऐसे गांवों में सामुदायिक भवन निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है। राजस्थान के कुल 568 गांव इसमें चुने गए, जिसमें सबसे ज़्यादा 103 गांव चुने गए श्री गंगानगर के, जहां डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत सामुदायिक भवन निर्माण किया जाएगा।
कौन से विभाग या कौन से मंत्रालय द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा ये योजना संचालित है, यानी कि ये इसकी नोडल एजेंसी है। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि राजीविका द्वारा मिशन 1GP यानी कि एक ग्राम पंचायत और 1BC यानी कि बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट प्रोजेक्ट के तहत निम्नलिखित में से किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया? राजीविका से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज भी है और वो क्या था? IM शक्ति उड़ान योजना, जिसमें कि प्लांट कहाँ बनाया गया है? जो सैनिटरी नैपकिन का उत्पादन करे। और यहाँ क्या पूछा गया था? 1GP 1BC प्रोजेक्ट के तहत किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया? तो इन सभी के साथ किया गया। तीनों तो ये हो गए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, पे नियर बाय फिनटेक एजेंसी। इसके अलावा एक चौथा भी था जिसका नाम क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक। इनके कुल 33 जिलों में इसके साथ MOU हुआ है। अब किसके साथ कितने जिले पार्टिसिपेट हैं? इन दोनों के साथ मिला के 17 जिले, पे नियर बाय फिनटेक एजेंसी के साथ 8 जिले, और बचे हुए जो 8 जिले हैं वो किसके साथ? एयरटेल पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन था, दिसंबर 2022 में G20 शेरपा सम्मेलन की पहली बैठक के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन से स्थान का निर्धारण किया गया? तो ये है उदयपुर। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा फोर्स करके कि जो 104 नंबर की क्लास है हमारी सुजस वाली 6 दिसंबर की, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उस दिन मैंने उस क्लास में केवल G20 शेरपा सम्मेलन के बारे में ही बात की है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए न्यूज भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान इसका अध्यक्ष भारत है, राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि राजस्थान के जिस चीज़ के लिए मतलब ऐसा कहें, अगर जिस चीज़ का आयोजन या जिस चीज़ का अध्यक्ष होना भारत के लिए ही बड़ी बात है, G20 का अध्यक्ष होना भारत के लिए ही बड़ी बात है, उसका एक सम्मेलन राजस्थान में आयोजित होना राजस्थान के लिए और भी बड़ी बात है। तो हमारे एग्ज़ाम के लिए खास हो जाती है चीज़, इसलिए मैंने कहा था कि ये वाली क्लास देख लेना। मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, तो इसका आयोजन कहाँ होने वाला है? उदयपुर में। ये भारत के शेरपा हैं, इसमें कौन? अमिताभ कांत। 17वां आयोजन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। 18वां भारत में होगा अभी 2023 में। भारत G20 का वर्तमान अध्यक्ष है, जो 1 दिसंबर 2022 को बना, और कब तक रहेगा? 30 नवंबर 2023 को। भारत से पहले अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया। भारत के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा? ब्राज़ील। फिर था, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? तो दिसंबर 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश भर में पहले स्थान पर है। और यहाँ सौर ऊर्जा कितनी उत्पादित हो रही है? अभी 16,060 मेगावाट, या शॉर्ट में कह सकते हैं लगभग 16 गीगावाट। पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है राजस्थान में? 4,576 मेगावाट। बायोमास से कितनी ऊर्जा उत्पादन है? तो 125 मेगावाट, और लघु हाइड्रो प्लांट के थ्रू 24 मेगावाट। राज्य सरकार की जो सौर ऊर्जा नीति थी 2019 वाली, उसका लक्ष्य है कि 2024-25 तक 30 गीगावाट सोलर उत्पादन क्षमता हासिल की जाए। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य गड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी प्रदान की गई। अध्यक्ष सहित इस बोर्ड में कुल कितनी सदस्य संख्या होगी? तो कुल सदस्य संख्या 7 मैंने बताई थी, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य, इस तरह से कुल 7। तो ये जरूर ध्यान रखें, अध्यक्ष सहित सदस्य पूछा है या केवल सदस्य संख्या पूछी है? केवल सदस्य संख्या तो 5, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके साथ मिला के कितना है? तब है 7। कौन से विभाग द्वारा संचालित है योजना? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में ऑडिटर ब्रेन स्टेम के उपचार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के पैकेज में शामिल किया गया। इस बीमारी को निःशुल्क इलाज देने के मामले में राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य है। ये क्या होती है बीमारी? ऑडिटर ब्रेन स्टेम। इसमें श्रवण क्षमता चली जाती है, यानी व्यक्ति सुन नहीं पाता। अब उसके कई इलाज हैं, या तो कोक्लिया का ही इम्प्लांट किया जाए, जो बायो वाले हैं, मैं कल भी बताया था, वो समझते होंगे कोक्लिया, आप केवल कान से समझें, तो कोक्लिया का ही केवल इम्प्लांट कर दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कोक्लिया बनाने वाली भी नर्व नहीं होती, और जब ऐसी कंडीशन होती है तब पहले वो नर्व, यानी कि वो जो सामान्य भाषा में नस समझें आप, वो नर्व बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए ये सर्जरी करनी पड़ती है, ऑडिटर ब्रेन स्टेम, और इसका निःशुल्क इलाज देने वाला राजस्थान बना पहला राज्य। जबकि कोक्लियर इम्प्लांट निःशुल्क करने वाला राजस्थान बना है तीसरा राज्य। राजस्थान से पहले आंध्र प्रदेश और केरल ऐसा कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन था, सर्विक्स कैंसर। सर्विक्स यानी गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर, इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल करने के पश्चात राजस्थान में निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क टीका लगाया जाएगा? तो ये है 9 से 14 वर्ष की
बालिकाएं जिनको इस बीमारी का यानी कि सर्विक्स कैंसर का निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। ये स्वदेशी कंपनी कौन सी? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया टीका है। भारतीय वायुसेना द्वारा गरुड़ अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश की वायुसेना के साथ किया गया? तो ये फ्रांस की वायुसेना के साथ किया गया। साथ ही मैंने आपसे पूछा था कि गरुड़ एयरवेज कौन से देश की एयरलाइंस है, तो आपने सही जवाब दिया। जिन्होंने दिया, इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम है गरुड़ एयरवेज। और यह आयोजन कहाँ हुआ? भारतीय वायुसेना स्टेशन जोधपुर में। ऑस्ट्रो हिंद 2022 वाला या ऑस्ट्रो हिंद 22 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बीकानेर के महाजन फील्ड में इसका आयोजन किया गया। ये इस तरह का पहला संस्करण है, इसलिए थोड़ा सा खास है, हो सकता है पूछा जाए। अच्छा, इसके बाद लास्ट में मैंने पुरानी क्लास में, आज एक बार मैं वापस बता देता हूँ क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह का। पुरानी क्लास में मैंने बताया था कि 2 योजना हैं, एक है उष्ण संरक्षण योजना और एक है उष्ण विकास योजना। कईयों ने कमेंट्स किया था, कमेंट्स में पूछा था कि ये उष्ण संरक्षण योजना में जो है 3 और 4,000 करके किस्त है या 5,000 और 5,000 करके किस्त है। तो जो उष्ण संरक्षण योजना है ये नई योजना है, इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है लेकिन अभी ये ग्राउंड पर नहीं आई है, यानी कि लागू नहीं हुई है। जो पशुपालक हैं उनको अभी इसका लाभ मिलना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 14 नवंबर को सरकार ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और बहुत जल्दी ये लागू होने वाली है। इस योजना के तहत 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। पहली किस्त के 5,000 कब मिलेंगे? जब पशु चिकित्सक द्वारा मादा ऊँट और उसके बच्चे को टैग लगाकर एक पहचान दी जाएगी और ये पहचान देने के लिए पशु चिकित्सक को भी 50 रुपये दिए जाएंगे हर एक टैग पर, और साथ ही पशुपालक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके बाद जब दूसरी किस्त है 5,000 की, वो तब दी जाएगी जब जो ऊँट का बच्चा है वो 1 साल का हो जाएगा। इस तरह से कुल 10,000 रुपये इस योजना में दिए जाएंगे, जिसके लिए प्रावधान रखा गया 2.60 करोड़ रुपए इस उष्ण संरक्षण योजना के लिए। पुरानी योजना थी उष्ण विकास योजना, जो 2 अक्टूबर 2016 से संचालित है। इसमें 40% जो वित्तीय पोषण है वो राज्य सरकार द्वारा, 60% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना में भी कुल 10,000 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन वो 3 किस्तों में कैसे? 3,000, 3,000 और 4,000 करके, जिसमें ऊँट के बच्चे की आयु अगर 1 माह तक है तब पहली किस्त यानी कि 3,000, 9 माह तक की आयु होने पर दूसरी किस्त यानी कि 3,000 और 18 माह की आयु होने पर तीसरी किस्त यानी कि 4,000। तो 3 + 3 + 4 इस तरह से करके 10,000 रुपये इस योजना में दिए जाते हैं। यहाँ एक खास नोट भी लिखा हुआ था कि योजना अपडेशन कार्य प्रगति पर है, तो यही वो अपडेशन कार्य है, यानी कि अब ये योजना इस योजना में कुछ दिनों में शिफ्ट हो जाएगी। तो एग्जाम के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़्यादा वेटेज दें, इसको ज़्यादा अच्छे से याद रखें। तो कल की और आज की दोनों क्लासेस यहाँ समाप्त होती हैं। साथ ही ये जो कन्फ्यूजन 2-3 दिन से चल रहा था ये भी यहाँ समाप्त हुआ। आप मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।